हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी ने मेरी पिछली क्लास में देखा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था श्रम कल्याण विधान के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ लेबर वेलफेयर लेजिस्लेटिव्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो श्रम कल्याण है ये क्यों महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इसके जो विधान हैं वो किस बेसिस पर और उसके क्या क्या टाइप्स हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। और मैंने आपको उन विधानों से रिलेटेड से कुछ उनके अंतर्गत आने वाले विधान, कुछ एक्ट्स भी पढ़ाए थे, जिसके बारे में हम थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, नियामक श्रम विधान हमने पढ़ाया था कि इसमें आपको किसी भी श्रम संगठन और उद्योगों के बीच अगर विवाद होता है तो उससे निपटने के लिए नियामक श्रम विधान बनाया गया है, जिसके अंतर्गत तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं, जिसमें कि श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 दिया गया था। इसके बाद संरचनात्मक श्रम विधान भी दिया गया था, ताकि नियोजक स्थल पर श्रमिकों को कई प्रकार के कारणों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति में उन्होंने संरक्षण की आवश्यकता पड़ती थी। जो स्वयं अपना संरक्षण नहीं कर पाते थे, तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो विधान है ये बनाए गए थे, जिसके अंतर्गत कारखाना अधिनियम भी था, मजदूरी अधिनियम भी आया था, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बागान श्रमिक अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम और दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। अगर इन्हें मैं याद करने के लिए आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम याद करेंगे मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, क्योंकि ये डेट जो है पहले आएगी 1936। तो पहले जो मजदूर होंगे वो पहले मजदूरी करने के लिए जाएंगे। इसके बाद जब वो मजदूरी करने, अपने लोकल एरियाज में मजदूरी करने के बाद जब वो कारखानों में मजदूरी करने के लिए जाएंगे, तो यानी कि 1936 के बाद आएगा 1948। तो यानी कारखाना में अब मजदूर पहुंच गया है मजदूरी करने के लिए, वहाँ उसकी जो मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाएगी कि उसे कितनी मजदूरी दी जाए। तो 1948 में ही कारखाना अधिनियम के बाद उसकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो फिक्स की गई। अब जो मजदूर कारखाना में भी काम कर रहा है, तो साथ ही साथ उस कारखाने के आसपास का जो वातावरण होगा वो भी उसके लिए उपयोगी होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। जो रेस्ट टाइम में जैसे वो बागान वगैरह में बैठ सके, इसके लिए हम बागान श्रमिक अधिनियम भी लेकर आए हैं 1951 में। 1951 में आप देख पा रहे होंगे, 1948 के बाद 1951 आया है कि बागान श्रमिक अधिनियम लाया गया। इसके बाद बागान भी हो गया और न्यूनतम मजदूरी फिक्स भी हो गई। तो अब आसपास के एरियाज़ में जैसे उसे कोई अपनी इच्छा अनुसार, कोई गुटखा बीड़ी पान सिगरेट का दीवाना होता है, तो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें उसे अगर परचेज़ करनी है, तो इसी के लिए दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 भी लाया गया। अब ये सब जब हो चुका था, तब साथ ही साथ एक अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम इसके अंतर्गत आया कि जो बच्चे हैं उनसे भी मजदूरी कराई जा रही थी, तो उनसे मजदूरी ना की कराई जाए, जिसके लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 लाया गया। तो ये है थोड़ी याद करने के लिए ट्रिक, जो आप शॉर्टली वे में अपने हिसाब से बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट हमारा था मजदूरी संबंधी श्रम विधान। तो इसमें मजदूरी भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान श्रमिक अधिनियम 1976, ये दोनों मजदूरी भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मैं ऑलरेडी आपको पिछली उसमें बता चुका हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी चीज़ ये जोड़ी गई है कि समान श्रमिक अधिनियम, यानी कि जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के श्रमिक होंगे उन्हें एक समान जो उनका मेहनताना है वो प्रोवाइड कराया जाएगा और समान पद प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये लाया गया था 1976 में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सामाजिक सुरक्षा विधान। सामाजिक सुरक्षा विधान में क्या था कि ये जो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई श्रमिक है या कर्मचारी है, उसे कोई आकस्मिक प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसे कि दुर्घटना हुई, बीमारी हुई, कोई विकलांगता हुई, प्रसूति हुई, बुढ़ापा या बेरोजगारी की स्थिति, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो है उसे सामाजिक सुरक्षा विधान के अंतर्गत लाया जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था कर्मचारी कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961। तो आप ये भी याद कर सकते हैं। साथ ही साथ विविध श्रम विधान, जो कि इन पर्टिकुलर विधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी ज़रूरत भी होती है। तो उसमें
ये सारे इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि बोनस विधान, शिक्षु विधान, श्रम सांख्यिकी विधान और औद्योगिक आवास विधान। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे श्रम कल्याण विधान के सिद्धांत के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर आखिरकार हैं क्या। देखिए, श्रम कल्याण विधान के सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय का सिद्धांत आएगा, जो कि मजदूर के लिए ज़रूरी है। कल्याण, उसके हित के लिए कल्याण का सिद्धांत भी होगा। उसके आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास का भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व, अगर अब मजदूर आपका पर्टिकुलर ट्रेंड हो चुका है आपके लोकल एरियाज़ में, तो अभी वर्तमान समय में कई मजदूर हैं जो विदेशों में भी काम कर रहे हैं, तो उनके अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के सिद्धांत भी बनाए गए हैं और उनके हितों के संरक्षण के लिए उनका संरक्षण का सिद्धांत भी बनाया गया है। साथ ही साथ नियमन का सिद्धांत, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो इसमें भी इंक्लूडेड है और सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है, जो कि आपको श्रम कल्याण विधान के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ना है। तो पहले हम शुरू करेंगे सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इस सेशन में आज नए जुड़ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को यूपीआई इंस्ट्रक्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं, बीते आने वाले एग्ज़ाम के मे बी 50-60 दिन रह गए हैं, तो उसके पहले मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी जो भी कलीग्स वगैरह हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियोस शेयर भी करिएगा, ताकि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके। यहाँ मैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके इस चैनल पर ऐड ऑन हो सकते हो, क्योंकि जैसे ही मैं लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ तो लिंक एक्चुअली में किसी कारणवश वर्क नहीं कर पा रही है कभी कभी, तो आप डायरेक्टली सर्च करके उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं श्रम कल्याण विधान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर, जिसमें पहला सिद्धांत है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। देखिए, मनुष्य एवं उनके जो समूह होते हैं उनके बीच में जो व्याप्त सामाजिक असमानताएं होती हैं, उन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या है कि समय समय पर कुछ सामाजिक न्याय से जुड़े विधानों को भी बनाया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर इंसान को, उस पर्टिकुलर ग्रुप को एक प्रॉपर वे में न्याय प्राप्त हो सके, तो जिसके लिए सामाजिक न्याय का सिद्धांत बनाया गया। इसके अंतर्गत अगर मैं अधिनियमों की बात करूं तो भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 ये आता है। जाति नियोग्यता अधिनियम, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो जाति नियोग्यता अधिनियम 1950 मैं आपको लिख कर ही देता हूँ, ये जो थोड़ा मिसप्रिंट है मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। तो ये जो है नियोगिता नहीं है, ये नियोग्यता है। तो जाति नियोग्यता अधिनियम 1950, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हैं सामाजिक न्याय के सिद्धांत। अब बात करते हैं कल्याण के सिद्धांत के बारे में कि कल्याण का सिद्धांत आखिरकार जो हमारे श्रम से रिलेटेड व्यक्ति हैं या जो लेबर हैं या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनके कल्याण के लिए भी कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। यह जो सिद्धांत है वो समाज के विशेष समूहों एवं आम नागरिकों के हितों के विकास के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा प्रदान करता है। यह सिद्धांत जो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से ही संबंधित है। इसमें अगर हम बात करें तो श्रम कल्याण अधिनियम 1947, अभ्रक खान श्रम कल्याण अधिनियम 1946, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कर्मचारी अधिनियम 1979 जोड़े गए हैं। साथ ही साथ कुछ और भी सिद्धांत हैं जो इसके अंतर्गत हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने सिर्फ आपको यही प्रोवाइड कराए हैं। देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो आर्थिक विकास का सिद्धांत, देखिए किसी भी देश के नागरिकों का रहन सहन एवं सुख सुविधा तथा समृद्धि वहाँ के आर्थिक विकास पर ही निर्भर करती है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापक वहाँ के लोगों की आय का, प्रति व्यक्ति आय का होना ही होता है। अगर वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ जो आर्थिक विकास होगा उसकी जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी होगी और वो देश हित के लिए भी कारगर साबित होगा। तो प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना ही अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए जाते हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा, जैसे कि आपका यूएनओ हुआ, आईएलओ हुआ, डब्ल्यूटीओ हुआ और डब्ल्यूएचओ इत्यादि और भी संस्थाएं हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विशेष कानून बनाती हैं। तो इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे पारित कराए जाने तथा इनके प्रस्तावों को भी लागू कराए जाने के लिए और इनके जो निर्णय होते हैं इनके निर्णयों का भी सम्मान कराए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत बनाया गया है, ताकि जो देश विदेश में जो लेबर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके हितों को देखते हुए ही ये सारे कानून बनाए जाते हैं। पांचवा है पॉइंट संरक्षण का सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत जो है वो कमज़ोर व्यक्ति, जो कमज़ोर श्रमिक होते हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है, उनके संरक्षण से संबंधित है ये जो संरक्षण का सिद्धांत है। चूँकि श्रमिक एक कमज़ोर व्यक्ति होता है इसीलिए उसको कई प्रकार के सरकारी संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्य का घंटे सुनिश्चित करना। अब जैसे मान लीजिए कोई श्रमिक है वो कहीं कार्य कर रहा है लेकिन जो उसका मालिक है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हेल्थ में और वेल्थ में, तो श्रमिक बेचारा डर जाएगा। तो श्रमिक से जहाँ 5 घंटे काम कराना है उसका मालिक उससे 7-7 घंटे काम करा रहा है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं वो संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कम मजदूरी में श्रमिक कोई काम कर रहा है, अब उसी मालिक ने 7 घंटे उससे काम भी कराया, मजदूरी भी कम दे दी, तो ये भी उसके संरक्षण का सिद्धांत का हनन है। तो इसीलिए उसको ये सारे जो सिद्धांत हैं संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। बालकों एवं स्त्रियों को खतरनाक कामों में नहीं डाल सकते हैं आप, तो ये भी संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नियमन का सिद्धांत। तो नियमन का सिद्धांत आप सभी को अब तक याद हो चुका होगा, मैं 2-3 बार इसको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि नियमन का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः श्रम संघों एवं नियोजकों के बीच संबंधों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। क्योंकि अगर बात करें उद्योगों में तो उद्योगों में 2 दल, एक नियोजक दल और एक क्या होता है श्रमिक दल, जो तो इन दोनों दलों के बीच में जो उत्पाद एवं कार्य की दशाओं से संबंधित टकराव क्या है होते रहते हैं। तो इस टकराव को रोकने के लिए तथा कम करने के लिए नियमन का सिद्धांत काम करता है। अगर इसके अंतर्गत आने वाले सिद्धांतों की मैं बात करूं तो भारत श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए औद्योगिक संगठनों में श्रमिकों या कर्मचारियों को आकस्मिक प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे कि दुर्घटना होना, बीमारी या विकलांगता, प्रसूति, बुढ़ापा, या जैसे मान लीजिए कोई बेरोजगारी व्यक्ति है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, रैंडमली किसी को गस्त आ जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। इन स्थितियों में श्रमिक की आय कम या कभी कभी देखिए समाप्त भी हो जाती है, जिससे श्रमिकों एवं उस पर निर्भर परिवार को कई तरह की आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में सरकार या समाज द्वारा कई तरह की सुरक्षाएं प्रदान की जाती हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं इससे जुड़े विधानों की बात करूं तो इसमें कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 तथा प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 इत्यादि हैं।
ये सारे जो सामाजिक सिद्धांतों से जुड़े विधान हैं मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो जिन्होंने वो वीडियोस देखी है मे बी उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आज की जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगी। अब देखिए, आपको आज इन 2 दिनों में मैं पूरा बता चुका हूँ कि कौन सा सिद्धांत कहाँ और क्यों बनाया गया है और उसके अंतर्गत आने वाले विधान क्या-क्या हैं। तो अब कल से हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधान दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कारखाना अधिनियम है या प्रशिक्षु अधिनियम है या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है या मजदूरी भुगतान अधिनियम है या कर्मचारी भविष्य निधि और कोष अधिनियम है या यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम है, जिसे पॉस एक्ट 2013 भी कहा जाता है। तो अभी मैं आपको कल से ये सारी जो अधिनियम हैं, विधान हैं, इनके बारे में पढ़ाना शुरू करूँगा। तो मेरा मेन मोटिव इन 2 दिनों में यही था कि मैं पहले आपको उन एक्ट्स के बारे में रूबरू करा दूँ कि जो जिसके अंतर्गत आते हैं। मैं यही चाहता था कि पहले आपको इन सब की जानकारी हो जाए, इसके बाद आपको आगे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएँ। तो चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं मानता हूँ, देखिए अच्छी बात है। आपको अगर वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, एडिटिंग करने में और पीडीएफ बनाने में, पीपीटी बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। गुड डे।